हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी पर्सनैलिटी की, यानी व्यक्तित्व की, जिसमें हमने उसका अर्थ, परिभाषाएं और उसके प्रकारों यानी वर्गीकरण पर बात की थी। तो जैसा कि मैंने बताया था, पर्सनैलिटी यानी व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता ही उसका व्यक्तित्व है। ये तो हुई थी बात पिछले वीडियो में व्यक्तित्व की, वो आपने समझा होगा। जो नहीं देख पाए वो चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है व्यक्तित्व के निर्धारक, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। क्या है ये डिटर्मिनेंट्स? इनको हम आज पढ़ेंगे। व्यक्तित्व के निर्धारक जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। निर्धारक का मतलब यहां पर है कि वे तत्व जो व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं, यानी व्यक्तित्व को प्रभावित भी करते हैं। यानी वो फैक्टर यदि हो तो तब क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा। यानी व्यक्तित्व को सुधारने में, बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व हैं या कारक हैं, उन पे आज हम बात करने वाले हैं। तो ये व्यक्तित्व को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, इनमें कुछ तत्व हैं और इनको हम क्रमबद्ध तरीके से 3 भागों में बांटते हैं। ये सबसे पहले तो होते हैं, नंबर 1 में आ जाएगा जैविक निर्धारक, यानी इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। और दूसरा है मनोवैज्ञानिक निर्धारक। मनोवैज्ञानिक निर्धारक, इनको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। और जो तीसरा और महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्धारक, यानी सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम इन पे बात करेंगे। ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, ऐसे तत्व हैं, इनमें क्रमबद्ध हम अभी बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जो हमारे व्यक्तित्व को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इससे पहले हम नंबर 1 पे पढ़ेंगे जैविक को। नंबर 1 जैविक निर्धारक। अभी जैविक निर्धारक क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा हम ये समझ लें। जैविक का मतलब यहां पर है नेचुरल, जो प्राकृतिक है, यानी जन्मजात निर्धारक होते हैं। जैविक मतलब प्राकृतिक पूरी तरह से, इसमें कोई बनावट नहीं होती है। और इसमें कई तत्व इसमें होते हैं जिनको बायोलॉजिकल हम बोलते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी। ये क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। यानी कि जब हम वंशानुक्रम की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं,
इसी को हम आनुवंशिकता भी कहते हैं। इसका हमारे व्यक्तित्व में क्या रोल है? मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म से ही माता पिता के गुणसूत्रों के द्वारा या क्रोमोसोम्स के द्वारा उसके जन्म के निर्माण के प्रक्रिया के दौरान जब बालक जन्म लेता है तो वो माता पिता के गुणों को लेकर के जन्म लेता है। यानी उसका रंग रूप, आदतें, प्रवृत्तियां, इच्छाएं बहुत कुछ मिलती जुलती हैं अपने माता पिताओं से, क्योंकि गुणसूत्रों के द्वारा उनकी जो बहुत सारी क्वालिटीज है वो उनमें संतानों में स्थानांतरित हो जाती है। ये होती है आनुवंशिकता, यानी गुणसूत्रों के द्वारा संतानों में माता पिता के गुण का चले जाना। तो ये आनुवंशिकता के कारण आपने देखा होगा बहुत सारे जिनके माँ बाप सुंदर होते हैं उनके बच्चे भी सुंदर होते हैं। माँ बाप के रंग रूप जिस तरह के हैं, शरीर का आकार प्रकार, संतानें भी उसी प्रकार की होती है। इसका मेन जो कारण है वो है आनुवंशिकता, यानी इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं या आनुवंशिकता भी बोलते हैं। एक तो ये कारण है कि जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। मान लो किसी के माँ बाप बहुत लंबे चौड़े हैं तो संतान भी लंबी चौड़ी होगी, स्वस्थ है, बीमार नहीं है तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। तो जो बच्चे स्वस्थ होंगे तो उनका व्यक्तित्व जो है वो अलग तरीके से निखरेगा, वो देखने में सुंदर होंगे, रंग रूप आकार प्रकार सब, नाक नक्श, ये सब चीजों पे उसका प्रभाव पड़ेगा तो उसका व्यक्तित्व अच्छी तरह से निखरेगा। एक तो ये। दूसरा है इसमें स्नायु संस्थान। स्नायु संस्थान, अब ये स्नायु संस्थान क्या है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ये जो नर्वस सिस्टम है जिसको हम नाड़ी तंत्र बोलते हैं, हमारे शरीर के अंदर पूरे शरीर में जो है नाड़ी तंत्र होता है। पूरी ब्रेन्स, माइंड से लेकर के पूरे बॉडी तक जो है हमारा नाड़ी तंत्र होता है। पूरे शरीर में रक्त संचार जिन नाड़ी तंत्रों के द्वारा होता है ये नाड़ी तंत्र होता है स्नायु संस्थान। और ये नाड़ी तंत्र और स्नायु संस्थान जो है हमारा, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, यदि ये सही तरह से शारीरिक रूप से विकसित नहीं हुआ जन्म के समय, इसमें कोई कमी रह गई, कहीं कोई विकृति रह गई, कोई अपूर्णता रह गई, तो जो मनुष्य जन्म लेगा वो जब बड़ा होगा तो उसके शरीर में कई प्रकार की भिन्नताएं पैदा हो जाएंगी। वो कहीं ना कहीं से अस्वस्थ रहेगा या सही ढंग से उसका दिमाग काम नहीं करेगा। इस स्नायु संस्थान का मतलब ये है कि जो हमारा नाड़ी तंत्र है ये माइंड से जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा कि हमारा एक एक जो बॉडी का पार्ट है वो माइंड के आदेश पर काम करता है। यानी आंख से हम कोई चीज देखते हैं, ये आंख हमारा देखने का काम करती है। इसमें 5 चीजें हैं। देखिए अगर इसको कहूं मैं तो एक तो रस, गंध, ध्वनि, स्पर्श और रंग रूप, यानी जो 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं। रस का मतलब इस पे है स्वाद से, यानी जीभ से। ये गंध का मतलब नाक से है, ध्वनि का मतलब कान से है, स्पर्श का मतलब त्वचा से है और इनका मतलब आंख से। ये जो आंख, कान, नाक, मुंह हमारी जो इंद्रियां हैं इनके द्वारा हम जो यानी रस का जो आनंद है वो हमारे जीभ के द्वारा हमें स्वाद का पता तो लगता है, लेकिन वो कैसा है ये ज्ञान हमें मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो ये जो सारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये मस्तिष्क से जुड़ी रहती है और जितना भी ज्ञान है वो हमें इन 5 इंद्रियों के द्वारा मिलता है। और इसीलिए कहते हैं कि इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं, ये भी इसके बारे में कहा जाता है। तो मनुष्य के अंदर जो मुख्य द्वार हैं ज्ञान के वो इंद्रियां हैं और इंद्रियों का जो हेड है वो मस्तिष्क है। और ये पूरा तंत्र हमारा जो है इसी के मस्तिष्क के आधार पर काम करता है। यानी यदि हम पैर हिलाना चाहें तो पैर हम हिला तो रहे हैं, लेकिन ये तब हिल रहा है जब हमारा ये स्नायु संस्थान जो पूरा नर्वस सिस्टम है माइंड से नसें यहाँ तक जुड़ी हुई है और स्वस्थ है। आपने देखा होगा जब हमारे किसी पैर का या हाथ का हिस्सा कोई काम नहीं करता है तो इसका मतलब माइंड से वो जो नसें जो जा रही हैं बॉडी तक, जिस पार्ट में नहीं जा रही हैं वो वहां पे काम करना बंद कर देती है, उसे आदेश माइंड का नहीं मिलता है। तो ये अगर ये सारी चीजें ठीक है, स्नायु संस्थान हमारा ठीक है, नर्वस सिस्टम ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा व्यक्तित्व भी
अच्छी तरह से निखर के आएगा, हम स्वस्थ रहेंगे, कोई रोग हमें नहीं होगा, हमारे पूरे हाथ पैर काम करेंगे तो हमारे शारीरिक विकृति हमारे अंदर नहीं होगी। ये भी हमारे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ा योगदान एक करते हैं। ये तीसरी बात इसमें अगर हम देखें तो एक होता है प्रणालिका विहीन ग्रंथियां। प्रणालिका विहीन ग्रंथियां, ये ग्रंथि की अगर बात करें जिसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं अंग्रेजी में, ये प्रणालिका मतलब नली, नलिका। तो आपने देखा होगा हमारे जो है गल ग्रंथि, पिट्यूरी ग्रंथि, पैराथाइड ग्रंथि, इस तरह की बहुत सारी ग्रंथियां हमारे शरीर में होती हैं जो अलग अलग रस या पदार्थ छोड़ती हैं, जिनके द्वारा हमारा जैसे पाचन तंत्र है, भूख प्यास लगना, रक्त का संचार बढ़ना, ये अलग अलग कार्य करती है। ये मेडिकल साइंस के स्टूडेंट ज्यादा समझ पाएंगे। तो ये जो ग्रंथियां हैं यदि अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगी, मानो जिस ग्रंथि से जो रस निकलता है, वो पदार्थ निकलता है, वो पूरी तरह से बराबर नहीं निकलेगा तो शरीर में कोई ना कोई कमी पैदा हो जाएगी, या रोग लगेगा, या वो अंग जो है ठीक तरह से काम नहीं करेगा। या जो पाचक रस हमारे शरीर में निकलते हैं ग्रंथियों के द्वारा, तो हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा, फिर अपच होगा, बदहजमी होगी, आलस होगा, सुस्ती होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो उसका सारा फर्क हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर पड़ेगा, जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होगा। और ये जो ग्रंथियां हैं ये कई प्रकार की होती है। कुछ तो ऐसी है जो डायरेक्ट बॉडी के अंदर रस छोड़ती हैं और वहीं काम करती हैं। कुछ नलिका विहीन, मतलब कुछ ऐसी होती है जो नलिका विहीन होती है, कुछ नली वाली होती है, यानी कुछ ऐसी ग्रंथियां जो सीधे ब्रेन में ही रस छोड़ा और वहीं से वो ब्लड में मिल जाता है। लेकिन कुछ नलिका विहीन भी होती हैं और ये ग्रंथियां अपना काम करती हैं जो हमारे शारीरिक संतुलन को बनाने में मदद करती हैं, जिससे हमारे रोग क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र सही रहता है, मस्तिष्क सही रहता है, शरीर के विकार ठीक रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा योगदान ग्रंथियां हमारे व्यक्तित्व निर्माण में देती हैं। अगली अगर हम बात करें तो एक जो महत्वपूर्ण होता है हमारे व्यक्तित्व के लिए, शारीरिक ढांचा जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम शारीरिक बनावट भी कह सकते हैं। शारीरिक ढांचा या बनावट भी कह सकते हैं, आप इसको बनावट भी लिख सकते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग नाटे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन देखने में बदसूरत भी हो सकते हैं। किसी का सर भारी हो सकता है तो किसी का पैर छोटा, किसी का एक पैर भारी, एक पैर पतला, बहुत सारी इस तरह की पर्सनैलिटी या इस तरह के व्यक्तित्व हमें देखने को मिलते हैं। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तत्व की कमी रह जाती है शरीर में। तो कभी कोई अंग ज्यादा विकसित हो जाता है, कोई अंग कम विकसित रह जाता है। कई बार आपने देखा होगा किसी कमर में कुछ होता है, जन्म से पैदाइशी होता है, उसका कोई इलाज नहीं, मेडिकल साइंस के पास भी है। बहुत सारी जन्मजात ऐसी विकृतियां हो जाती हैं और ये विभिन्न कारण इसके होते हैं। तो ये जो शारीरिक बनावट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यदि आदमी की नॉर्मल हाइट है, उसका वेट सही है, उसका आकार सही है, बनावट उसका जो है देखने में सुंदर है और बदसूरत नहीं है आदमी, तो ये चीजें भी मायने रखती हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा उससे दिखाई दे। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं लेकिन देखने में आप इतने ज्यादा खराब है कि आपको देखने से पहले ही, आपकी बात सुनने से पहले ही आदमी का जो है उसने कहा तो ठीक आदमी नहीं है, आपके बारे में एक राय बन जाती है, देखने में ठीक नहीं है तो आगे क्या बात करें इससे। तो ये भी बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, शारीरिक बनावट और शारीरिक ढांचा जो है हमारा। आगे हम बात करें एक लास्ट बिंदु अगर जैविक कारणों में, तो शरीर रसायन होता है। शरीर रसायन मतलब बॉडी के अंदर जो केमिकल होते हैं हमारे, जो केमिकल रासायनिक तत्व जो होते हैं शरीर के अंदर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान हमारे पर्सनैलिटी में यानी व्यक्तित्व के विकास में होता है। जैसे किसी के जो है किसी हार्मोन्स की कमी है, किसी में हीमोग्लोबिन की कमी है, या किसी में आयरन की कमी है, या किसी में आयोडीन की कमी है, बहुत इस तरह के तत्व। जैसे मान लो आप किसी को शुगर की बीमारी होती है तो उसे जो है दुनिया भर की परेशानी होती है। तो जो आदमी रोग से पीड़ित है उसके वो तत्वों की कमी है
तो बीमारियां लगती हैं उसके कारण, और शरीर फिर संतुलित नहीं रह पाता, तो उसका व्यक्तित्व भी विकसित नहीं हो पाता, वो व्यक्तित्व में उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो ये शरीर रसायन का मतलब यहाँ पर है कि बॉडी के अंदर जो केमिकल जितनी मात्रा में होने चाहिए, यदि वो संतुलित मात्रा में न होकर के या कम है या बहुत ज्यादा है, तो दोनों सूरतों में वो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे उसका मानसिक स्वास्थ्य हो। और जब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से स्वस्थ होने पर ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये तो बात आई हमारे जैविक निर्धारकों की या जैविक कारणों की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर मैं दोबारा बढ़ता हूं दूसरे नंबर पे, फिर हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक कारकों की। तो ये आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। मैं अब बात करता हूं इसका जो दूसरा निर्धारक है, नंबर 2, मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल फैक्टर या साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। बात करेंगे हम दूसरे की, मनोवैज्ञानिक निर्धारक, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। देखिए, इसमें भी मनोवैज्ञानिक कारकों में बहुत सारे ऐसे कारक हैं, एक अकेला नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बौद्धिक और मानसिक कारक की बात करेंगे, यानी कि बौद्धिक और मानसिक कारक या विकास, है ना, इसको हम, यानी कि इंटेलिजेंस एंड मेंटल डिटर्मिनेंट्स। बौद्धिक और मानसिक जो विकास है, यदि किसी का बौद्धिक और मानसिक विकास, देखिए यहां पर दो शब्द हैं, बौद्धिक और मानसिक, इसमें कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। बुद्धि एक अलग कॉन्सेप्ट है और मस्तिष्क एक अलग कॉन्सेप्ट है। यह बात अलग है कि बुद्धि का स्थान मस्तिष्क में होता है, लेकिन बुद्धि एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसका मापन अलग से किया जाता है और मस्तिष्क का कॉन्सेप्ट अलग है। बुद्धि एक तत्व है जो आपके माइंड को सपोर्ट करता है। तो बुद्धि का विकास आपने देखा होगा, जब बुद्धि मापन करते हैं, किसी का आईक्यू कम होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई तीव्र बुद्धि होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है। किसी का आईक्यू आपने देखा होगा नॉर्मल आदमी का लगभग 100-110 रहता है, और जो 120 तक होता है वो और अच्छा, और जो उससे ऊपर होता है वो प्रतिभाशाली या सृजनात्मक होता है। तो बुद्धि का अगर सही दिशा में विकास होगा, मान लीजिए एक आदमी बहुत सुंदर है देखने में, जैसा मैंने बताया जैविक कारण में शारीरिक बनावट सही है, सब कुछ सही है उसका, लेकिन उसका एक तत्व जो बुद्धि है, बुद्धि उसकी विकसित नहीं है और वो मंद बुद्धि बालक है, तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो जाएगा। उसका व्यक्तित्व को आप अच्छा कह नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसे समझ नहीं आ सकती। और मानसिक विकास का मतलब जितने भी मस्तिष्क में काम करने वाले पूरे तंत्र है हमारा, वो चाहे बुद्धि हो, इमोशंस हो, हमारी संवेदनाएं हो, या जो मस्तिष्क की और जितनी ब्रेन्स हैं, वो सब शक्तियां, जो मस्तिष्क की शक्तियां हैं, वो अगर सही रूप से विकसित नहीं होंगी तो उसका असर हमारे जो है व्यक्तित्व पर पड़ेगा। तो बुद्धि और बौद्धिक और मानसिक विकास का होना व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, तभी हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। यदि बाकी सब चीजें ठीक हो गई और बुद्धि और मानसिक का विकास, मस्तिष्क का विकास हमारे नहीं है, सोचने समझने की शक्ति अगर मस्तिष्क में नहीं है, तर्क शक्ति अगर मस्तिष्क में नहीं है, निर्णय लेने की शक्ति अगर मस्तिष्क में नहीं है, तो फिर हमारा जो पर्सनैलिटी है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होगी। दूसरा, इसकी अगर हम बात करें तो रुचियां एवं दृष्टिकोण।
रुचियां एवं दृष्टिकोण। अब आप कहेंगे ये जो है ना, इसको रुचि और दृष्टिकोण का इससे क्या लेना देना है? इसका लेना देना है, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। ये जो है रुचियां एवं दृष्टिकोण, एक आदमी देखने में बहुत सुंदर है, सोचने समझने की शक्ति भी उसके अंदर है, लेकिन उसकी जो रुचियां हैं वो सकारात्मक नहीं है। वो दूसरों के बारे में सही नहीं सोचता है, नकारात्मक सोचता है। उसकी जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक है, वो पॉजिटिव सोचता ही नहीं है किसी के बारे में। किसी भी व्यक्ति को देखेगा, किसी चीज को देखेगा तो उसमें नेगेटिविटी के तौर पर देखेगा, नकारात्मक देखेगा, उसमें अच्छी चीजों को नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी रुचियां भी उस तरह की हैं, उसी तरह की उसकी आदतें हैं। और इसके कारण क्या होता है कि एक अच्छा आदमी जिसके अंदर सब कुछ ठीक है और उसकी रुचियां गलत हैं, दृष्टिकोण गलत है, सोचने का तरीका गलत है, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं हो सकता, जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यानी अच्छा व्यक्तित्व होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण हो और उसकी रुचियां भी अच्छी हों। मान लीजिए किसी का जुए में इंटरेस्ट है, नशे में इंटरेस्ट है, या किसी को जो है गाली देने में उसको आनंद आता है, या वो और दूसरी उसमें बुरी आदतें हैं, बुरी रुचियां हैं, बुरी संगतें हैं, तो उसका सबका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि उसके अंदर व्यक्तित्व अगर सही होना चाहिए तो उसके लिए रुचियां एवं दृष्टिकोण उसका सकारात्मक होना चाहिए और सही रुचि उसकी होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। एक ये। दूसरी बात, एक तीसरा बिंदु है महत्वाकांक्षा का स्तर। महत्वाकांक्षा ये बहुत जरूरी है का स्तर। महत्वाकांक्षा का स्तर, इसको अगर आप देखेंगे, या इसे उपलब्धि प्रेरणा भी कह सकते हैं। महत्वाकांक्षा का स्तर या उपलब्धि प्रेरणा, अभिप्रेरणा। एक आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, बहुत कुछ सब कुछ ठीक है, अच्छा है, वो देखने में भी, बातचीत में भी ठीक है, व्यवहार में भी ठीक है। महत्वाकांक्षा मतलब इच्छा, उसके अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, जो है सब ठीक है, छोड़ो क्या करना है। तो ऐसा आदमी तरक्की नहीं कर पाता, उसके अंदर सुस्ती, आलसी भरा रहता है, क्योंकि उससे महत्वाकांक्षा ही नहीं है। उपलब्धि प्रेरणा का मतलब यहाँ पर है, कोई आपके अंदर उपलब्धि है, उसने कहा यार मुझे और कुछ करना चाहिए, उससे प्रेरणा ले, वो उससे कि मुझे और भी आगे जाना है, मुझे और कुछ करना है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो। तो ये जो भाव है, जब तक ये महत्वाकांक्षा, अब उसने उसको महत्वाकांक्षा का जो स्तर है, लेवल है, उसकी जो उपलब्धि, वो सोचता है कि मैं एक जो है रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए बस, और थोड़ा सा इसके लिए जितने पैसे चाहिए उतने ही कमाऊं बस, बाकी का क्या करना है। तो उसकी जो महत्वाकांक्षा ही नहीं है आगे बढ़ने की, तो आप उससे कुछ नहीं करा सकते, क्योंकि महत्वाकांक्षा ही हमें प्रेरणा देती है, मोटिवेशन करती है कि हम आगे कुछ बढ़े। आपको गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी के लिए कुछ करना पड़ेगा, पैसे आएंगे तभी तो करेंगे। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई अफसर बनना चाहते हैं, तो आप वो जो इच्छा है वो आपको मोटिवेट करेगी। ये जो महत्वाकांक्षा है कि मैं कुछ ये करूं, मुझे कुछ और आगे बढ़ना है, तो इस मोटिवेशन आपको तब आपसे उससे मिलेगा और आप उसके लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा का स्तर ही नहीं है, वो कुछ आगे करना ही नहीं चाहता, उसकी सोच ही उतनी है कि बस ठीक है, रोटी मिल रही, पानी मिल रही, छोड़ क्या करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उससे उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा, उसके कारण उसका व्यवहार भी बदलेगा, आचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे, उसका रहन सहन का स्तर, सब चीजों में बदलाव आ जाएगा। तो उसका जो व्यक्तित्व है वो जिस तरह से विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर है महत्वाकांक्षा का स्तर, यानी एस्पिरेशन लेवल, जिसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ एस्पिरेशन। ये बहुत जरूरी होता है। एक होता है, आपको बताऊं इसके बाद, जो बहुत इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, इसी को हम बोलते हैं विल पावर। ये जो विल पावर है,
ये बहुत बड़ा काम करती है। हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि किसी काम को करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो। बगैर इच्छा शक्ति के आप जरा सा भी कहीं कुछ करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जितना भी आपके अंदर जोश और उमंग है वो आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करेगा। जितनी तीव्र गति से आपके अंदर इच्छा पैदा होगी उसी फोर्स में आप काम करने के लिए प्रयत्नशील होंगे या मेहनत करेंगे उसी लेवल से, और उसी आधार पर फिर आपको उपलब्धि मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी एक पॉइंट है किसी भी अच्छे इंसान के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कि विल पावर होनी चाहिए। एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान ये है कि जो जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है उसमें विल पावर नहीं है तो समझिए वो बेकार है। आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए विल पावर या इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। ये इच्छा शक्ति वो शक्ति होती है जो हमें मोटिवेट करती है और हमें प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। यदि ये नहीं है तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। और संवेगात्मक और स्वभावगत विशेषताएं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। संवेगात्मक एवं स्वभावगत विशेषताएं। देखिए, ये संवेगात्मक और स्वभावगत, मान ले ये जो विशेषताएं हैं ये एक ऐसी विशेषताएं हैं, अच्छे व्यक्तित्व में उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। अच्छे संवेगों का उसके अंदर आना बहुत जरूरी है। संवेग यानी हर्ष, करुणा, क्रोध, दया, इस तरह की जो भावनाएं हैं। यदि कोई आदमी बहुत ज्यादा क्रोधित है, क्रोधी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, तो उसका इस संवेगों का विकास सकारात्मक रूप से नहीं हुआ है और उसके कारण उसका स्वभाव प्रभावित होता है। स्वभाव की जो पहली विशेषता है, हंसमुख होना चाहिए, सबसे बातचीत करने में फ्रैंक होना चाहिए, खुले तौर पर बातचीत करने वाला होना चाहिए, अपने विचारों को जो है स्वतंत्र रूप से रखने की उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। और यदि किसी में चुपचाप रहने की, गुमसुम रहने की आदत है या कुछ चिड़चिड़ा रहने की आदत है, वो खुश नहीं रह पाता या जरा सी बात में गुस्सा कर लेता है, क्रोधी रहता है, क्रोधी स्वभाव है, तो ये सारी चीजें उसकी जो स्वभाव की जो विशेषताएं हैं, यानी जिनसे उसका स्वभाव आप कहेंगे तो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, वो तो गुस्सैल है, वो बहुत घमंडी है, ये सारे जो गुण हैं ये स्वभावगत तो विशेषताएं हैं और इनके कारण आप उसकी जो है व्यक्ति की जो है पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ता है। और यदि ये सकारात्मक रूप में है तो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ये तो थी बात इस दूसरे बिंदु की, यानी मनोवैज्ञानिक निर्धारक जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में या प्रभावित करने में अपना काम करते हैं। तीसरा एक बिंदु और है जिसको मैं बात कर रहा था, ये वाला सामाजिक और सांस्कृतिक, इस पे हम बात करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो अब ये जो तीसरा बिंदु है, सोशल एवं सांस्कृतिक, यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्धारक, इनके द्वारा भी जो व्यक्तित्व का विकास है वो किस प्रकार प्रभावित होता है उस पर हम बात करेंगे। तीसरा बिंदु है सामाजिक एवं सांस्कृतिक। ये इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें भी सबसे पहले सामाजिक और सामाजिक की बात है। सबसे पहले देखा होगा आपने कि मनुष्य का जो जन्म होता है सबसे पहले घर परिवार में होता है और परिवार से ही वो सामाजिक होता जाता है, उसके आस पड़ोस, परिवार के सदस्य, इन सब से। तो इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो बिंदु आता है वह घर परिवार, यानी घर परिवार। ये जो घर परिवार है ये, इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। आप इसको ये समझ लीजिए
घर परिवार के अंदर सबसे पहले आते हैं माता और पिता। फिर देखिए माता पिता का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और परिवार में बच्चों, देखिए इसमें तीसरा बिंदु है बच्चों की संख्या एवं जन्म क्रम। ये हो गया। इसके बाद हो गया परिवार की स्थिति। एवं आदर्श। और पांचवा हो गया परिवार के सदस्यों का व्यवहार और व्यक्तित्व, या व्यक्तित्व और व्यवहार। ये हो जाएगा। अब इसको किस तरह से हम समझेंगे, तो इसको जरा सा एक बार आप यहां से समझिए कि माता पिता का जिस प्रकार का नेचर और स्वभाव होगा, जाहिर सी बात है कि उनके व्यवहार का, बात करने के तरीकों का, उनके प्रत्येक चीज का प्रभाव बच्चे पर पड़ता ही पड़ता है। तो यदि माता पिता की सोच सकारात्मक होगी तो बच्चों को भी वो उसी दिशा में डालेंगे और उनके अंदर उसी तरह का निर्माण होगा। उनकी आदतें, उनकी जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, उसका बहुत ज़्यादा बच्चे पर असर पड़ता है और उसी के अनुसार बच्चे का व्यक्तित्व बनता है। तो इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल है। और फिर माता पिता का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। कई बार बच्चों का जो है, देखा होगा आपने, कुछ माता पिता ये होते हैं जो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, हाँ भाई अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और कुछ माँ बाप आपने ऐसे भी देखा होगा, तेरे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम लल्लू हो, तुम कुछ हो, यानी उसको 24 घंटे टोका टाकी नकारात्मकता करना। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के मन में एक हीन भावना बैठ जाती है, जब मैं कुछ नहीं हूं तो ठीक है, मैं कुछ नहीं करता हूं, और वो उसी तरह का होता जाता है, नेगेटिविटी उसके अंदर भर जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि माता पिता का बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उसने किस नजर से देखते हैं, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरह की उम्मीद उनसे करते हैं। तो इसका भी हमारे व्यक्तित्व पर, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरा बिंदु इसमें है परिवार में बच्चों की संख्या एवं जन्म क्रम। एक तो बच्चों की संख्या, यदि 5, 7, 10 बच्चे हैं किसी परिवार में, तो माँ बाप जो है खास ध्यान नहीं देते, कभी किस पे ज्यादा समय नहीं दे पाते एक एक बच्चे को बनाने में। हर बच्चे की गलती को टोकने पे ध्यान नहीं जाता है। यदि कम संख्या बच्चों की है तो एक एक बच्चे पे उनकी नजर रहेगी, माने 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है तो उनकी सब आदतों का पता उन्हें रहेगा। ज्यादा संख्या है तो इतना समय अलग अलग माँ बाप उनको नहीं दे पाते। दूसरा, एक तो जन्म क्रम का मतलब यानी पहले नंबर का बच्चा या दूसरे नंबर का बच्चा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि खास करके घरों में जो बड़े होते हैं, बड़े लड़के हैं या बड़े बेटा है या बेटी है जो भी है, तो बड़ों पर घर की जिम्मेदारी ज्यादा पड़ने लग जाती है, उनको ज्यादा काम करने का मौका मिलता है, तो छोटों का नंबर बाद में आता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े होंगे उन पे जिम्मेदारी ज्यादा पड़ेगी, निगाह ज्यादा रहेगी, ज्यादा ध्यान उन पर दिया जाएगा, तो वो सीखते भी जल्दी हैं, वो ज्यादा मेच्योर भी जल्दी हो जाते हैं। और जो बाकी के 2-3 नंबर के पीछे के बच्चे रह जाते हैं, उन पर खास जिम्मेदारी नहीं होती और वो लापरवाह टाइप के हो जाते हैं और उनके बारे में माँ बाप भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिस कारण बच्चों के अंदर कई बार हीनता आ जाती है। उनको ये भी लगता है कि भाई बड़े वाले को पूछते हैं, मुझे नहीं पूछते, दूसरे को कहते हैं, मुझे नहीं कहते। कई बार इन चीज़ों को लेकर के जन्म क्रम के कारण भी घरों में विवाद पैदा हो जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जो 2, 3, 4 नंबर के बच्चे हैं तो वो लास्ट तक उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझने में समय इसलिए लगता है क्योंकि उनको वास्ता ही नहीं पड़ता है, उनको सीखने सिखाने का मौका मिलता ही नहीं है।
क्योंकि वहाँ दूसरे लोग पहले से रहते हैं काम करने के लिए, बड़े हैं, उनको ही सारी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उन्हीं को टोका जाता है, उन्हीं को कहा जाता है, और बड़ों को ही कहा जाता है भाई तुम करोगे तो फिर छोटे कैसे करेंगे, तुम नहीं करोगे तो ये भी ऐसे ही करेंगे। तो ज़्यादातर जो देखरेख होती है वो बड़ों की होती है। तो ये भी एक फैक्टर है। एक फैक्टर ऐसे परिवार की स्थिति है वो मादर्स, परिवार का आपका सोशल स्टेटस क्या है, परिवार में आपके बारे में लोगों का दृष्टिकोण क्या है। यदि आपका सम्मानित परिवार है और परिवार में आपके सभी लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग आपको सम्मान देते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों के अंदर भी वो बात रहेगी कि भाई नहीं, हम एक अच्छे परिवार से, लोग हमें सम्मान देते हैं। तो आधी पर्सनैलिटी तो उनकी वहीं से डेवलप हो जाती है कि उन्हें इस बात का भय रहता है कि कहीं हमारी इज्जत मर्यादा तो कोई हाथ ना जाए, कोई हम ऐसा काम न करे जिससे हमारी बनी बनाई इमेज खराब हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। परिवार के आदर्श क्या है, सबके साथ बातचीत करने का तरीका क्या है, परिवार के लोगों को डील कैसे करते हैं, उनसे व्यवहार कैसे करते हैं, ये जो परिवार के आदर्श है ये भी बच्चे को प्रभावित करते हैं। एक है परिवार के सदस्यों का व्यवहार और व्यक्तित्व। आपके परिवार में किस तरह के लोग हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या है, उनका व्यक्तित्व किस तरह का है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है, वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। क्योंकि वो उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ बात करते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। स्कूल में तो बाद में जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी नींव है वो वहीं से पड़ जाती है उनके संस्कारों की। इसलिए भी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान बालक के व्यक्तित्व निर्माण में होता है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा इसका है विद्यालय का वातावरण। जब घर से निकलता है तो दूसरे नंबर पे जाता है विद्यालय में। घर में तो मैं बता चुका हूं अभी, और विद्यालय का जो वातावरण है वो भी आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, स्कूल का अनुशासन कैसा है, स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है, पढ़ाने के तरीके क्या है, रूलिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, समय सारणी क्या है, वहाँ का जो पर्यावरण है विद्यालय का, पूरा मानवीय पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, यानी वहाँ पर सारी चीजें, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण हो चाहे मानवीय वातावरण हो, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपके प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। वहीं आप दोस्त चुनते हैं, वहीं आपको यदि अच्छे दोस्त वहां पर हैं, अच्छा माहौल है तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और यदि वहां पर अनुशासन नहीं है और विभिन्न प्रकार के छात्र वहां छात्रों में रहेंगे, उनके बीच जब बच्चा रहेगा तो उसका जो व्यक्तित्व है वो उसी तरह का होगा। ये भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाता है। एक जो सामाजिक परिवेश है, अगर उसकी मैं बात करूं तो उसका एक तीसरा फैक्टर है पास पड़ोस। पास पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन आदि, ये बहुत सारी चीजें जो समाज में पाई जाती हैं। ये इसको इस तरह से समझिए कि पास पड़ोस, आस पड़ोस में, बच्चे के आस पड़ोस में जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह के लोग रहेंगे, जिस तरह के उसी तरह के उसे दोस्त मिलेंगे, उन्हीं के साथ वो खेलेगा पढ़ेगा। तो जैसी जैसी उनमें आदतें हैं, बालक पे ना चाहते हुए भी बहुत सारी आदतें उनमें से वो ग्रहण कर लेता है प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से, और फिर उसका व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। कई बार तो ये होता है कि संगत में रह करके अच्छे बच्चे भी बुरी संगत में रह करके बिगड़ जाते हैं। तो पास पड़ोस का माहौल कैसा है वो बहुत जरूरी है, उसका प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ता है, हमारे बालक पर पड़ता है। तो हमारे व्यक्तित्व के लिए जरूरी है कि हमारा आस पड़ोस अच्छा हो, तभी वहां पर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और धार्मिक संस्थाएं, जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक पड़ोस में, समाज में, गांव में धार्मिक संस्थाएं होती हैं। जिस धर्म के लोग वहां पर रहते हैं उनकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपना खान पान, रहन सहन, ये सब चीजें हम वहीं से सीखते हैं। किस प्रकार हमें दूसरों से व्यवहार करना धार्मिक व्यवस्था हमें सिखाती है। सामाजिक संस्थाएं वहां पर किस तरह की संगठन है वो हमें किस तरह के ज्ञान देते हैं। इन सब से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, कहीं भी हम इससे अछूते नहीं रहते। तो ये सारी चीजें जो हमारे चरित्र को निर्माण करने में अपना योगदान देती है। और इसके साथ ही एक आखिरी जो बिंदु इसका है वो है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक मतलब हमारी जो संस्कृति है उसका भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है। ये अंतिम बिंदु है इसका, सांस्कृतिक वातावरण, यानी हमारा जो सामाजिक परिवेश है वो किस प्रकार का है,
हमारी गांव समाज की जो परंपराएं हैं, जिस समाज में हम रहते हैं उसकी कुछ ना कुछ परंपराएं होती है, रीति होती रिवाज होते हैं, मान्यताएं होती हैं। वो परंपराएं किस तरह की है, हमारा खान पान, रहन सहन, जीवन शैली, पहनावा, भाषा, बोली, ये सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जैसा हमारा खान पान होगा वैसा ही हमारा मन होगा। जिस प्रकार के पहनावे को हम पहनेंगे उसी तरह का हमारा व्यक्तित्व दिखाई देगा, और जिस प्रकार के जीवन शैली को हम जिएंगे उसी प्रकार की जीवन शैली के द्वारा जो हमारा व्यक्तित्व निर्माण होगा वो उसी प्रकार का होगा। कहीं ना कहीं उसकी झलक हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देगी। तो यानी व्यक्तित्व पर मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में निर्धारण करता है। हमारा जो समाज है, परिवार है, ये जितने भी मैंने फैक्टर बताए, ये सब हमारे व्यक्तित्व को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और यदि ये सकारात्मक रूप से हमें सहयोग करते हैं तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, और यदि इनका नकारात्मक प्रभाव हमारे पर पड़ता है, सही दिशा में हमें नहीं गाइडेंस मिलता, तो फिर हमारा जो व्यक्तित्व है वो उसी तरफ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बताई आपको व्यक्तित्व निर्धारण के संबंध में, कि हमारा व्यक्तित्व किन किन फैक्टरों से प्रभावित होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझने की और भी जरूरत पड़ेगी तो आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में, और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो कैसा आपको ये वीडियो लगा इसके लिए आप कमेंट्स भी करें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा बार बार आपसे निवेदन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें। और इसके साथ फिर अन्य किसी टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।